हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। आशा करूंगा कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग बेहतर और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि हाँ, क्या कुछ आपकी तैयारी चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास पार्ट 2 के बारे में। और उत्तर प्रदेश का इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसमें हम लोग सबसे पहले प्रवेश किए थे। तो प्रवेश करने के चलते हम उसमें जो क्लास में हमने देखा था, तो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो हमने देखी थी। इतिहास इतिहास के कौन कौन से मतलब पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। 3 भाग मैंने बताए थे आपको, ठीक है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपको ऐतिहासिक। तो तीनों पार्टों में से मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल जो था, आपको वहाँ पर ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलता है और ना ही कोई मतलब आप वहाँ पर कोई भाषा मतलब पढ़ी गई, ना तो पढ़ा जाने वाला कोई साक्ष्य, ना तो लिखा जाने वाला कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक में मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता था कि जहाँ पर मतलब लिखित साक्ष्य तो हमको मिला है, बट हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास कोई पढ़ा जाने वाला कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो पढ़ा जा सका हो, लेकिन वहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिला है। ठीक। तो तीसरी बात हमने आपको बताई थी कि जहाँ पर ऐसा साक्ष्य, जहाँ पर हमें लिखित और पढ़ा, लिखा और पढ़ा दोनों साक्ष्य मिले हैं, उसको हमने कहा था कि ऐतिहासिक काल है। इसको इतिहास बना देते हैं। वो ऐतिहासिक काल है, विस्तार से हमने लिखा है, जिसमें मतलब लोगों के, मानव के, समाज और वहाँ के वर्तमान पर्यावरण, भूगोल, हर तरह की जानकारी वहाँ पर हमने आपके साथ में साझा करी थी और बताई भी थी कि किसी भी समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए उसका इतिहास जानना कितना ज़रूरी है। चीज़ें यहाँ पर पहुँची थी। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले, हमने बताया था आपको पूरा पाषाण काल, और देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में बताए थे, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल उसमें भी थे, पूरा पाषाण काल और उसके प्रकार बताए थे ना, पाषाण काल और उसके प्रकार बताए थे। तो पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तो तीनों को मैंने बताया था। और उसकी जो डेट है, टाइम है, समय है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज जब हम बात करेंगे तो देखो, पूरा पाषाण काल के प्रकार बात करेंगे, और पूरा पाषाण काल के प्रकार और उनकी जो टाइम जोन है वो, और उसके बाद में हमने आपको टाइम जोन बता दिया था, समय बता दिया था कब से कब तक था। लेकिन एक चीज और बात करेंगे दूसरी, ये कि मतलब उसमें कौन कौन से स्थल हैं, उसमें कौन कौन से स्थल हैं, किस किस स्थान में मतलब ये चीजें मिली हैं, तो वो जानेंगे हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष में हमें क्या जानना है, इस उत्तर प्रदेश राज्य में मतलब कौन कौन स्थानों पर ये ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, और उन ऐतिहासिक प्रमाणों से हमें क्या जानकारी मिलती है, और वो जानकारी हमारे लिए क्या है, कैसे है, इम्पोर्टेंट है तो किस प्रकार से है। तो ये आज जानकारी हम लेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो इतना ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। हम बात करते हैं आपके प्राचीन उत्तर प्रदेश की। प्राचीन उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मैंने बताया था आपको, पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक होता है आपका मतलब उच्च पूरा पाषाण काल। तो तीन हमने आपको बताए थे, कौन कौन से। हमने आपको पहली बार बताया था कि आपका पूरा पाषाण काल के प्रकार देखेंगे। पूरा पाषाण काल के आज हम पूरा पाषाण पाषाण काल के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे। पूरा पाषाण काल के प्रकार, देखिए बात ये होती है, पूरा पाषाण काल के प्रकारों में हमने आपको तीन बताए थे, प्रकार बता दिए थे आपको, और उनकी जो समय है वो समय के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर तीन प्रकार का था, मैंने आपको पहली बार लिखवाया था कि मतलब कौन सा पूरा पाषाण काल था, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। और एक आपको मैंने और बताया था यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा
उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, तो यहाँ पर काल लगेगी। देखिए उच्च पुरा पाषाण काल जो आपका निम्न पुरा पाषाण काल है, और मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो बात ये है तीनों का जो काल है वो टाइम जोन के अनुसार मैंने आपको बता दिया कि टाइम कितना था। ठीक है, 5 लाख साल पहले। ठीक है, 5 लाख साल से लेकर के 50,000 तक। देखिए ये था 5 लाख टू 50K, मतलब 50,000। कितना था? 5 लाख टू 50,000। और ये कितना था? 50,000 टू 40K। देखिए ये BC में है तो ये रिवर्स चलेगा, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ये 40K और ये 40K से लेकर के 40K से लेकर के 40,000 साल से लेकर के ये आपका आया था 10,000 साल तक। ये सब BC में है तो रिवर्स चलते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, और BC होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मतलब ईसा के जन्म से पहले की बात है, तो इसलिए ये रिवर्स चल रही है। ईसा के जन्म के बाद का समय वर्तमान में हम ईस्वी में जी रहे हैं, तो ये वर्तमान का समय हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अब बात करते हैं हम निम्न पुरा पाषाण काल की। निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में क्या कुछ जानकारी हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव ने सबसे पहले क्या किया। मानव एक स्टार्टिंग में शुरुआती मानव कैसा होगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं कि एक शुरुआती मानव जिसको कुछ नहीं पता, जिसके ना तो सर पर कोई भी वस्त्र है, ना तो जिसे खाने की कोई व्यवस्था है, तो प्रकृति ने उसको कैसे रखा होगा। एक जर्जर मानव रहा होगा वो, एक मतलब बिल्कुल मतलब वर्तमान के माने तो क्रीम पाउडर हर चीज से मतलब लगाए हुए रहते हैं, सेंट मारे रहते हैं, लेकिन वो मानव कैसा रहा होगा। वो मानव ना तो सेंट डाला होगा, ना तो कपड़े पहने होंगे उसने, ना तो उसने कभी बाल कटवाए होंगे, ना तो कभी उसने दाढ़ी बनवाई होगी, ना ही कभी उसने ये सोचा होगा कि हमारा स्थान जो है, हम जो मतलब जिस लायक हैं उसके मन में कोई विचार नहीं आता था। वो बस खाता था, पीता था, जहाँ उसको आराम मिलता था वहां सो जाता था। और जो अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए कई जगहों पर जानवरों को धीरे धीरे मार मार करके खाने लगा। और खाते खाते हुआ ये कि मतलब जो स्टार्टिंग शुरुआती मानव था ना, सबसे पहले क्या करता था वो, स्टार्टिंग में मानव इतना ज्यादा मतलब होशियार तो नहीं था, लेकिन था क्या, उसके पास उसे इतना पता था। देखिए जो प्रकृति में आता है उसे खाने के लिए तो प्रयास लड़ना पड़ता है ना, तो उसे भी खाने के लिए लड़ना पड़ता था। तो खाने के लिए लड़ता कैसे था, जानवरों को देखता था इधर उधर, कोई कंदमूल फल हुआ उसको खा लिया, उसको अच्छा लगता था। देखिए प्रकृति बनाती सबको है और बिगाड़ती भी सबको है। तो जिस प्रकृति ने उसको बनाया था ना, तो उसको पेड़ों के ऊपर जा करके पेड़ तोड़ना, फल खा करके कंदमूल फल को इत्यादि को, मतलब उसको भोजन को सेवन करना, वो भी उसको सिखा दिया था प्रकृति ने। धीरे धीरे होता ये है कि वो जो मानव होता है उसको मांस में कहीं मांस का टुकड़ा मिल गया तो उसने मांस को खाया, फिर उसके बाद में जानवरों को मार करके खाने लगा। धीरे धीरे आग की खोज हो जाती, तो आग से पका करके मतलब जो मांस है वो खाने लगता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इतिहास के, मानव इतिहास की, मानव सभ्यता की, जो प्राचीन काल से वर्तमान तक की चली आ रही है, ये धीरे धीरे प्रोसेस में हुआ है। मैंने बताया आपको, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है आपका 5 लाख साल पहले जो मानव पहली बार आया होगा वहां से स्टार्ट होती है। तो जब 5 लाख साल पहले मानव आया तब वहां पर क्या क्या चीजें थी, कैसा मानव रहा होगा, तो क्या था स्टार्टिंग में मानव की प्रक्रियाओं के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि मानव कैसा रहा होगा। पूरा पाषाण काल का मानव कैसा रहा होगा, है ना। देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है आपका, निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव रहा होगा वो कैसा रहा होगा। निम्न पूरा पाषाण काल जो शुरुआती मानव है, बिल्कुल स्टार्टिंग का मानव कि हाँ बस जन्म पृथ्वी पर हुआ ही है, उसे ज्ञान किसी बात की नहीं है, ना तो किसी बात की उसको चर्चा का पता है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इस पर कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, उस मानव की जो बनावट होगी वो कैसी होगी। मानव कैसा होगा, मानव जो है, देखिए निम्न पूरा पाषाण काल का मानव कैसा होगा, जर्जर, एक तरह से कैसा होगा, जर्जर। और वो भयंकर दिखने वाला होगा, ना तो उसे किसी भी प्रकार का डर है, ना तो उसे कुछ पता है, ना तो कुछ असभ्य मानव होगा। उसको किसी भी सभ्यता की मतलब परवाइश नहीं है, ना तो उसे किसी भी सभ्यता के बारे में पता है। ये होगा मानव कैसा होगा,
असभ्य मानव होगा। ठीक, तो ये असभ्य मानव होगा, आखेटक होगा, मतलब खाना पीना उसे, उसके खाने पीने का कोई प्रतिबंध या बंदोबस्त उसे पता नहीं है, आखेटक टाइप का होगा। वो कंदमूल फल खाएगा शुरुआत में, फिर धीरे धीरे चल करके वो आगे चल करके मांस खाएगा और रहेगा कहाँ पे, आवास बनाएगा जंगलों में या जंगली चीजों को खाएगा। ठीक है, तो ये जो मानव था सबसे पहले जर्जर, असभ्य, जंगली था। ठीक है, तो अब आखेटक टाइप का था, जो खाता क्या था, खाता बस यही था, जो उसे कंदमूल फल मिलते थे या तो किसी भी छोटे से जानवर को मार लिया वो खा गया। ऐसे वो अपना पेट धीरे धीरे भरता चला गया। भरते 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 हुआ क्या, धीरे धीरे उसके लाइफ में परिवर्तन आता है और परिवर्तन आने के साथ में उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और वर्तमान का मानव इसी मानव से चल करके आगे होशियार मानव, अब मतलब आपका आज का बन गया। देखिए इसका आवाज क्या था, इसका आवाज क्या था, जो स्टार्टिंग का जो मानव है ना, इसका आवाज क्या था, इस मानव का आवाज क्या था आपको मैं बता दूं। देखिए प्राचीन काल का मानव कहाँ पर रहेगा, उसको पानी भी प्यास लगेगी, उसे भोजन भी करना है, तो कहाँ पर होगा, नदी घाटी सभ्यताओं में। कहाँ पर, सबसे पहले जहां पर उसे आराम मिल जाएगी, जल मिलेगा, रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, गुफाएं मिल जाएंगी, वहां पर रहेगा। तो कहाँ पर रहेगा, नदी घाटी में। और कहाँ पर, सॉरी, नदी घाटी में, जहां पर मतलब नदी घाटियों की जो संख्या हो, या जहां पर उसे पानी भी मिल जाए, साथ में रहने के लिए आवास भी मिल जाए। नदी घाटी, गुफाएं, गुफाओं में रहेगा ना, गुफाओं में रहेगा। और तीसरी जो बात है आपकी, जो स्टार्टिंग का जो शुरुआती मानव है, वो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ तो नदी घाटी, नदी घाटियां होती क्या थी, नदियों के आसपास का ऐसा जो क्षेत्र होता था वो उपजाऊ वाला क्षेत्र होता था। मैंने आपको बताया था कि मतलब नदी घाटी, जो नदी जो वाटर अपना बहा करके लाती है, वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका नदी घाटी क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी आ जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र में ही यहाँ पर फल और कंदमूल फल जो भी यहाँ पर उगता था, अपने आप से प्रकृति में उगता था, वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर होती थी। और यहाँ पर देखिए भोजन संग्रह का कार्य, आखेटक का कार्य भी यहाँ पर करता था। वहां पर से भोजन उठा करके मतलब फल तोड़ करके लाता और अपनी गुफा में रख लेता था मानो, और ला करके नदी घाटी जहां पर भी अपने आवास पर रह लेता था, और वहां पर उसको बाद में भी उसको मतलब खाता था। जो चीजें खराब होने वाली होती तो उसे स्टार्टिंग में तो ये भी नहीं पता होगा कि ये भोजन खराब है कि अच्छा है ना, तो वो जो भी पाता था सब खा जाता था आराम से। तो आज आप लोग नहीं खाते ना जो खराब हो जाता है भोजन। तो ये चीजें होती हैं। आवाज कहाँ पर रहता था, वो रहेगा कहाँ पर, नदी घाटियों में और गुफाओं में, दो जगहों पर उसका आवास होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि मतलब जो ये साक्ष्य है, नदी घाटी सभ्यताएं हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर क्या ये शुरुआती मानव बसा हुआ था, बसा हुआ था तो कहाँ पर था, अगर था तो उसके पास में क्या क्या चीजें रही होंगी। तो ये बात करते हैं हम कि मतलब हमारे कहीं उत्तर प्रदेश में जो प्रारंभिक मानव है, क्या वो कहीं पर आवास मतलब उसका बना हुआ था, कहीं क्या उसके साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो हाँ जरूर मिलते हैं, जो शुरुआती मानव है उसके। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो शुरुआती मानव है, आपने नाम सुना होगा एक उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, बेलन घाटी नाम सुना है ना। तो बेलन घाटी जो है आपकी, इसी बेलन घाटी में, बेलन घाटी में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन नदी, बेलन नदी एक टोंस है, टोंस नदी, टोंस नदी की एक सहायक नदी है, उसी बेलन नदी। ठीक, टोंस नदी देखिए प्रयागराज में, बता दूं कहाँ पर है, यह है आपकी प्रयागराज में, लिखता हूँ आपको, प्रयागराज में। ठीक, बेलन नदी घाटी प्रयागराज जिले में। ठीक, बात यह है प्रयागराज जिले की, देखो दो क्षेत्र हैं आपके, कौन कौन से दो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मैं बता दूं आपको कि यहाँ की जो बेलन नदी घाटी है प्रयागराज में, कहाँ पर है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में जो बेलन नदी घाटी है ना, ये आपकी एक टोंस नदी है, टोंस की सहायक नदी है एक बेलन नदी, टोंस की सहायक नदी है, नदी क्या है आपकी, बेलन। तो जो टोंस की सहायक नदी है ये बेलन नदी, इस बेलन नदी में ही ये जो बेलन घाटी है वो है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। ठीक, तो बात यह है कि बेलन नदी घाटी जो प्रथम मानव हुआ था, जिसकी प्रथम प्राथमिक मानव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, प्राथमिक
जो विश्व स्तर पर जहां जहां हो रही थी, ठीक वैसे ही प्राथमिक मानव की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। कहाँ पर? यहीं पर बेलन नदी घाटी में। तो स्टार्टिंग का जो शुरुआती मानव रहा होगा, कैसा रहा होगा, मतलब मानव की जो उत्पत्ति, जो मैंने बताया आपको उसकी स्थिति और उसकी आवास के बारे में, वो कैसा था, ये यहाँ पर आपका मानव, प्राथमिक मानव की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। और होता क्या है, इसके साक्ष्य, इसके जो साक्ष्य हैं यहाँ पर तीनों, देखिए तीनों कालों में मिलते हैं आपका, तीनों पूरा पाषाण कालों में मिलते हैं। तीनों पूरा पाषाण कालों, इंदर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, तीनों में मिलते हैं। इन तीनों में इसके साक्ष्य मिलते हैं, किसके? इन्हीं मानवों के और उनके आवास और रहने के। उसका कारण ये है, देखिए, और इसकी उत्पत्ति होती है, प्राथमिक मानव उसकी उत्पत्ति जैसे कि विश्व में वैश्विक स्तर पर, जैसे कि वैश्विक स्तर पर मानव की उत्पत्ति हो रही थी, वैश्विक स्तर पर जैसे मानव की उत्पत्ति हो रही थी, ठीक वैसे ही कहाँ, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में भी मानव की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर आपकी जो बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी का देखिए, किसी ने किसी उसकी खोज करी होगी, उसी व्यक्ति का नाम होगा, और किसी ने किसी व्यक्ति ने उसकी खोज करी होगी और उसकी खोज और उस पर रिसर्च किया होगा, तब आई है जाकर के आपकी बेलन नदी घाटी। हमने अभी तुरंत वर्तमान में फटाफट से मतलब उठा करके ऐसे ही तो ज्ञान नहीं मतलब अर्जित कर लिया। देखिए, किसी भी सभ्यता या किसी भी मतलब सभ्यता या संस्कृति को मानने बताने के लिए कई सारी चीजें हमारे पास होती हैं, कई सारे साक्ष्य होते हैं। उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने की, खोजबीन करने की, उनकी मतलब किसने करी, तो यहाँ पर जो खोज है आपकी, खोज किसकी? बेलन नदी घाटी की जो खोज है आपकी, प्रोफेसर, इलाहाबाद के ही प्रोफेसर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और ये है आपके प्रोफेसर जी आर शर्मा द्वारा किसकी खोज की गई थी? जी आर शर्मा द्वारा बेलन नदी घाटी के ऊपर रिसर्च किया गया, क्योंकि वो वही विद्यालय प्रोफेसर थे वहाँ के, इलाहाबाद के ही, और ये भी इलाहाबाद में ही पढ़ता है। तो यहीं पर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने इसके बारे में आपको साक्ष्य और जानकारियां भी बहुत सारी बताई। ठीक है, प्रोफेसर जी आर शर्मा। देखिए, प्रोफेसर जी आर शर्मा ने मतलब इनके बारे में, उसके बेलन नदी घाटी के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। और यहाँ पर होता क्या है, एक साक्ष्य मिलता है। क्या साक्ष्य मिलता है? यहीं पर है आपका लोहंदा। तो लोहंदा में एक साक्ष्य मिलता है आपका, जो क्या है, लोहंदा में एक साक्ष्य मिलता है, जिसमें होता क्या है, इसमें अस्थियों से निर्मित एक ऐसा वो मिलता है कि यहाँ पर अस्थियों से निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। अस्थियों से संबंधित अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, अस्थि निर्मित, जो कि दुनिया में उस टाइप की मूर्ति कहीं नहीं मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति थी, कहेगी मातृ देवी की मूर्ति, अस्थियों से बनी हुई थी माता देवी की मूर्ति। तो ऐसी जो मूर्ति है लोहंदा में मिली है, अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति कहाँ पर मिली है? आपके लोहंदा में। और जो बात करते हैं हम लोहंदा नद, ठीक, देखें, और यहाँ पर जो आर्किटेक्ट प्रकार का जो जीवन जीने वाला मानव था, वर्तमान के मानव से बहुत अलग था। तत्कालीन जो मानव थे उसके औजार भी अलग थे, उसकी जो काफी सारी चीजें, रहने का तरीका अलग था। और बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो क्या रखता था, देखो आर्किटेक्ट मानव करेगा क्या, पहले उसको तो शिकार करना है ना, तो शिकार करने के लिए कई सारे औजारों का प्रयोग करेगा। धीरे धीरे औजारों से निर्मित अच्छे औजार आएंगे, उससे भी अच्छे औजार आएंगे। तो जो स्टार्टिंग का मानव था, शुरुआती मानव, स्टार्टिंग का जो मानव था, शुरुआत में उसने क्या किया, शुरुआत में इस मानव ने सबसे पहले अपने जो औजार बनाए, वो औजारों को कहाँ से निर्मित किया? एक पत्थर आता था, उसको घिस करके, और औजार किससे बनाए? औजार बनाने के लिए उसने औजार बनाए किससे?
क्वार्टजाइट पत्थर से एक क्वार्टजाइट पत्थर आता है, और अभी आपने नाम सुना होगा क्वार्टजाइट, इसका नाम सुना होगा, ठीक, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट के द्वारा उसने अपने प्राथमिक स्तरों को धीरे धीरे, एक पत्थर आता था, पत्थर से घिस घिस करके फ्लैग इत्यादि का निर्माण किया, फलक इत्यादि का निर्माण। तो ये फलक और जो पत्थरों को मारने के लिए या कुछ भी काटने के लिए जो भी होता था, वो मानव ने कैसे किया, उसको मजबूती से पकड़ करके उसको घिसने के साथ में अपने कई सारे औजारों का निर्माण कर दिया। निर्माण करने के बाद में उसको शिकार करना आसान हो जाता था। कुछ चमकीले पत्थरों का यहाँ पर उपयोग किया, जैसे कि जैस्पर, ठीक है, जैस्पर जैसे जो पत्थर थे उनको इसने, मानव ने क्या किया, यहाँ पर प्रयोग किया। जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थर थे, जो चिकने पत्थर हुआ करते थे, जो आसानी से क्या होते थे, वो मतलब फिसलते थे और वो काटने में आसानी रहती थी। तो काटने के लिए जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों का मानव ने उपयोग किया। यहीं पर लिख लेंगे आप लोग, काटने के लिए या मारने के लिए। देखिए, अन्य पत्थरों का उपयोग इसने, मानव ने कैसे किया, अन्य पत्थर का उपयोग जैसे दो प्रकार के पत्थर थे आपका, जैस्पर और चर्ट। ये चर्ट पत्थर, ये चिकने पत्थर हुआ करते थे। ये चिकने पत्थरों का उपयोग किस लिए किया करता था मानो, चिकने पत्थर होते थे। अब चिकने पत्थरों से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज की कटाई कर सकते हैं, और उसको क्या उपयोग किया जाता था, मतलब किसी भी चीज को, वस्तु को, अगर मांस को भी काटना है, किसी चीज को काटना है ना, वस्तु को काटना है ना, तो क्या करता था, चिकने पत्थरों का उपयोग करता था और उससे काट लेता था, काटने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, जब बात करता हूं मैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में बेला नदी घाटी की निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जो तीनों के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं एक आपकी सिंगरौली घाटी। बेला नदी घाटी हो गई आपकी, आती है अब सिंगरौली घाटी, दूसरी है यहाँ पर सिंगरौली। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंगरौली वाली घाटी में कोई विशेष बहुत ज्यादा हमें जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है, जो सिंगरौली घाटी है ना, सिंगरौली घाटी प्लस इसके साथ में और आपको चाहिए, और यहाँ पर चकिया, दो चीजों की बात करते हैं हम, चकिया कहाँ पर है और सिंगरौली घाटी कहाँ पर है। तो सिंगरौली जो है आपका, सिंगरौली घाटी तो और चकिया, इन दोनों की जब मैं बात करता हूं आपके, तो ये है आपकी सबसे पहले सिंगरौली घाटी आपकी है सिंगरौली की जब मैं बात करता हूं तो सिंगरौली है आपके सोनभद्र में। सोनभद्र जिला का नाम आपने सुना होगा, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में, सिंगरौली है आपकी सोनभद्र में। और जो आपकी चकिया है, जो चकिया है आपकी ना, वो चकिया कहाँ पर है, वाराणसी क्षेत्र में ही बताया जाता है। वाराणसी क्षेत्र में आपके किस जिले में है, वाराणसी क्षेत्र में चंदौली जिले में है, चकिया और चंदौली याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यह है आपका चंदौली जिले में, ठीक। और मैं जब बात करता हूं कि चकिया और चंदौली जिलों की, सोनभद्र और चंदौली जिलों की, तो यहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो अन्य जगहों पर कहीं न कहीं कम मात्रा में है या नहीं है, और यहां से आपको कोई विशेष जानकारी, उचित और विशेष जानकारी यहां से आपको नहीं मिली है। मात्र यहाँ से पुरापाषाण कालीन कुछ औजार मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। क्या, तो केवल निम्न पुरापाषाण कालीन यहाँ पर कुछ औजार और
चीजें मिली हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपके जो क्लास है, इस क्लास में काफी सारे लोग बहुत पुराने हैं और काफी सारे लोग बहुत नए आते हैं देखने के लिए कि हाँ कौन कैसा क्या पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो जो नए लोग आते हैं देखने के लिए उनको तो बस देखना रहता है, लेकिन जो पढ़ने के लिए आते हैं वो तो हर तरह का रिसर्च करते हैं ना कि हाँ कैसा है, कंटेंट कैसा है, चीजें कैसी हैं। ठीक, मैं बात करता हूँ अब मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में क्या था, मैंने आपको बताया था। मध्य पाषाण काल का टाइम मैं बात कर लूँ, इसको मिटा देते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल को बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल की। मध्य पुरा पाषाण काल यहाँ पर आपका सेकंड रहेगा, मध्य पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल। जो मैंने आपको समय बताया था इसका, मध्य पुरा पाषाण काल का जो समय था यहाँ पर मैंने आपको बताया था 50,000 साल से लेकर के 15 के ईयर से लेकर के 40 के ईयर, कितना 40,000 साल तक का बीसी का टाइम है ये, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये टाइम चल रहा है लगभग 50,000 से 40,000 साल पहले का। आपको पता नहीं होगा, लगभग 35 से 40,000 वर्ष पूर्व, कैसा 35 से 40,000 वर्ष पूर्व मानव आया था जिसको नाम दिया था हमने सैपियंस। सैपियंस, ठीक है, वो होशियार मानव आया था एक तरीके का। तो यहाँ हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के स्थल मिलते हैं, 3 नहीं 4 प्रकार के स्थल मिलते हैं और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख 4 स्थल उनकी बात करेंगे हम, तो यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है आपका सराय नाहर राय। क्या, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय आपका मिलता है। एक तो ये स्थान हो गया, ठीक। इनकी मैं अलग अलग से चर्चा करूंगा अभी। एक मिलता है आपको महदहा, महदहा। एक मिलेगा आपको दमदमा, दमदमा, दमा नहीं है दमदमा है। और आपको मिलेगा क्या, चौपानी मांडो, और आपको मिलेगा चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ठीक है। तो आपको ये 4 स्थान पता चल गए। ये हैं आपके मध्य पुरा पाषाण कालीन, ठीक है। मध्य पुरा पाषाण कालीन आपके 4 स्थान हैं, ठीक। तो इन स्थानों में हम ये देखेंगे कि मतलब कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक। तो जब मैं देखता हूं कि जो ये 4 स्थान है आपको जो यहाँ पर मिले हुए हैं, इनकी जब बात करता हूं मैं, तो ये तीनों स्थान आपके, ये तीनों स्थान सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये वर्तमान जो प्रतापगढ़ जिला है ना, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं, प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत। लेकिन चौपानी मांडो आपका कहाँ पर आता है, जो अभी मैंने आपको बताया था बेलन घाटी, तो बेलन घाटी कहाँ पर है, प्रयागराज में। ये आता है आपका बेलन घाटी में ही, बेलन घाटी, और इसको हम कहते हैं कहाँ पर, प्रयागराज में, चौपानी मांडो को। अब हम बात करते हैं अलग अलग इन सबकी, और इन क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं सबसे अलग अलग। देखिए बात यह है कि ये जो क्षेत्र हैं, ये जो स्थान है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की जो सारी बातें हैं उनको यहाँ पर आपको ध्यान रखने पड़ेगा, क्योंकि चीजें ऐसे नहीं चल पाएंगी। क्योंकि इतिहास जानना है आपको तो मानव के बारे में जानना पड़ेगा, और मानव की सभ्यता कैसी क्या रही है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि आपके जो सबसे पहले बात करूंगा कि सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। तो सराय नाहर राय में क्या था, एक स्थान है आपका सराय नाहर राय। मैंने आपको बताया कि ये कहां पर था, ये था आपके नाहर राय। ये जो स्थान है ना, ये प्रतापगढ़, वर्तमान जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर है, ठीक। सराय नाहर राय, सराय नाहर राय से क्या मिलता है हमें, एक स्थायी झोपड़ी मिलती है। स्थायी झोपड़ी सराय नाहर राय और महदहा दोनों में मिली है आपकी, कहाँ पर, सराय नाहर राय एवं महदहा दोनों में एक स्थायी झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, स्थायी झोपड़ी का साक्ष्य, स्थायी झोपड़ी का साक्ष्य यहाँ पर मिला है।
और यहाँ पर क्या मिला है आपको, स्थायी झोपड़ी का साक्ष्य तो मिला ही है आपको, यहाँ पर क्या स्थायी झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, ठीक। और दूसरी बात मैं करता हूं कि स्थायी झोपड़ी के साथ साथ में आपके यहाँ पर सराय नाहर राय में और क्या क्या मिला है। देखिए स्थायी झोपड़ी का जो साक्ष्य मिला है ये तो मिला ही मिला है, लेकिन यहाँ पर एक अस्थायी झोपड़ी का भी साक्ष्य मिला है, अस्थायी झोपड़ी का साक्ष्य भी मिला है। लेकिन इस अस्थायी झोपड़ी का जो फर्श होता था वो फर्श बना हुआ था, समझ लीजिए। कब की बात कर रहा हूं, मध्य पूर्व पाषाण का 40 से 50 हजार साल पहले की बात है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फर्श का साक्ष्य मिलता है, झोपड़ी का साक्ष्य अस्थायी, सॉरी यहाँ पर अस्थायी झोपड़ी लिख लीजिए, अस्थायी झोपड़ी, अस्थायी झोपड़ी का साक्ष्य मिलता है। और अस्थायी झोपड़ी में आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको मिला है यहाँ पर अस्थायी झोपड़ी में फर्श, जो वर्तमान फर्श पड़ा रहता है, ये वाला फर्श नहीं जो आपने टाइल लगवा रखे हैं, ये वाला फर्श नहीं, उसने मानव ने अपने हिसाब से जो फर्श बनाया था काफी मजबूत तरीके का था, उसने बनाया था, ये वाला फर्श का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मतलब ये जो अस्थायी झोपड़ी है, अस्थायी झोपड़ी का भी साक्ष्य यहीं से और स्थायी झोपड़ी का भी साक्ष्य यहीं से मिला है आपके सराय नाहर राय से। और यहीं पर मैं जब बात करता हूं तो यहाँ पर 14 समाधान, ठीक, यहाँ पर 14 समाधान मिले हैं वहां पर साक्ष्य के रूप में। इतने 40 से 50 हजार साल पहले के जो समाधान है, मतलब जो शव है, शव का जो मतलब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उनको दफन कर दिया जाता है, वो मतलब यहाँ पर प्राप्त हुए हैं 14 समाधान। और यहाँ से तथा 8 यहाँ पर चूल्हे प्राप्त हुए हैं जिससे वो कुछ खाना पीना बनाते रहे होंगे। लेकिन यहीं पर एक चीज और मिली है, मैं आपको बता दूं, यहीं पर एक चीज और मिली है, 8 चूल्हे आपको प्राप्त हुए हैं, 14 समाधान प्राप्त हुए हैं, और यहीं से मिले हैं आपके अधजले भोजन का साक्ष्य, मांस या भोजन का साक्ष्य, मांस का साक्ष्य, जिससे उस मानव की किसके बारे में, खान पान के बारे में, किसके बारे में, खान पान के बारे में पता चलता है, मानव के खान पान के बारे में। हम पता कैसे लगा पाएंगे, जब वो व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति खा रहा है उसके पास में हम, शायद ये आपको दिखाई दे नहीं रहा होगा, अजले भोजन का साक्ष्य और मांस मिलता था उसको। सराय नाहर राय की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि मतलब एक दो फैक्ट इसमें है, उनको नोट कर लीजिए, नीचे दिख नहीं रहा आपको, वो मैं नोट करवा देता हूँ ऊपर, ठीक। तो जो समाधान है, 14 समाधान मिले आपको, 8 क्या मिले हैं आपको, 8 चूल्हे मिले हैं, और अधजले भोजन का साक्ष्य मिला है आपको, अधजले भोजन का साक्ष्य, अधजले भोजन का साक्ष्य, भोजन या मांस, अधजले भोजन या मांस का साक्ष्य। और इस साक्ष्य में आपको और क्या मिला है, उससे जो देखिए, जब आप खाना पीना खाते हैं कुछ तो रह जाता है, जब रह जाता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं वो हो पाती हैं, ठीक, जो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, तो उसमें कहीं कि देखो कार्बन डेटिंग विधि से कुछ भी साक्ष्य में पता लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें पता लगाई। तो कार्बन डेटिंग विधि से मतलब इसका भी अध्ययन किया गया होगा। तो ये क्या किया गया, मांस का साक्ष्य मिलता है, और जिससे उनके खान पान का पता चलता है, ठीक है। तो खान पान का पता कहाँ से मिलेगा, खान पान का पता चलता है, पता चलता है, ठीक है। तो खान पान का पता हमने कैसे किया, उसमें जो मांस बच गया था उस मांस के द्वारा, ठीक। तो हम बात करते हैं कि आपका सराय नाहर राय, सराय नाहर राय की बात हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पर, जिसका नाम है आपका मैदाह। मैं बात करूंगा अब महदाह की यहाँ पर। तो अधजले भोजन का मांस
अजला भोजन वहां पर प्राप्त हुआ और जिससे हम उसके खाने पीने के बारे में जानकारी ले पाए। अब बात करता हूं मैं, दूसरा स्थान है आपका, ये बी टाइप डाल लीजिए या ए डाल लीजिए, ये एस वाले दूसरे को बात कर लीजिए। देखिए मैं बात करता हूँ महदहा की। महदहा में क्या था, महदहा में युगल समाधान प्राप्त हुआ है आपका। क्या? युगल समाधान, जिसमें युगल समाधान का मतलब है, युगल समाधान का मतलब है महदहा। नोट करेंगे आप, महदहा। ठीक, तो महदहा में क्या था, महदहा में मैं बात करूंगा आपकी, पहली बात तो ये कि युगल समाधान, युगल समाधान प्राप्त हुआ है, युगल समाधान प्राप्त हुआ है कहां पर, आपके महदहा में। ठीक, युगल समाधान प्राप्त हुआ है जिसमें महिला नहीं, महिला मत लिखिए, स्त्री एवं पुरुष दोनों को दफन किया गया था। किसको? स्त्री एवं पुरुष दोनों को दफन कर दिया गया था एक साथ में, इसीलिए युगल समाधान का यहाँ पर साक्ष्य आपको मिलेगा। कहां पर? महदहा में। ठीक, यहीं से आपको बाणाग्र, क्या? बाणाग्र, कहां से? महदहा से आपको बाणाग्र मिलते हैं, और जो किस लिए काम आते होंगे? अब भाई शिकार करने के लिए बाणाग्र तो होने चाहिए ना, बाणाग्र और आभूषण भी यहाँ पर मिलते हैं, और आभूषणों का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है आपको। जो आभूषण होते हैं, पहनते हैं पुरुष और महिलाएं, तो वो भी साक्ष्य यहाँ पर, आभूषणों का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आभूषणों का साक्ष्य भी आपको यहाँ पर मिल गया। कहाँ पर? महदहा में। महदहा मैंने आपको बताया है कहाँ पर है, महदहा भी आपका कहाँ पर है, किस जिले में? महदहा है आपके प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। मैंने आपको बता दिया था 3 स्थान वो प्रतापगढ़ जिले में हैं। तो ये भी आपका कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिले में, महदहा नाम का जो हमारा खुदाई स्थान है। देखिए बात यह है कि जो हमारा महदहा है, ठीक, महदहा में और सराय नहर राय में दोनों जगहों पर कुछ ऐसे सूक्ष्म जो यंत्र हैं, जो सूक्ष्म चीजें हैं, वो भी मिले हैं, सूक्ष्म औजार मिले हैं। उसका कारण ये है, देखिए मैं बात करता हूं महदहा, इंग्लिश में हो जा रहा है, महदहा और सराय नाहर राय, ऐसे नार लिख लीजिए इसको, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय दोनों ही जगह लघु पुरापाषाण काल के कुछ सूक्ष्म अवशेष यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। महदहा और सराय नाहर राय में कुछ क्या प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म लघु पुरापाषाण काल के, लघु पुरापाषाण काल के आपके मिलते हैं यहाँ पर सूक्ष्म उपकरण, लघु पाषाण काल के क्या मिलते हैं? सूक्ष्म उपकरण। क्या मिल जाते हैं आपके? सूक्ष्म उपकरण। तो इन उपकरणों का उपयोग मानव ने किस लिए किया होगा? कहीं ना कहीं या तो फिर इसलिए किया होगा कि वो जानवरों का शिकार करे, क्या तो फिर अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कृषि जब आ गई होगी तो कृषि करने के लिए किया होगा, कृषि करने के लिए नहीं किया होगा तो अपने बचाव के लिए किया होगा, उपयोग तो कहीं ना कहीं किया ही होगा ना। तो ये सभी जो उपयोग हैं तो मानव ने किए हैं। अब बात करता हूं मैं आपका जो तीसरा स्थल है, तीसरा स्थल की बात करूंगा, तो ये आपका कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि दमदमा। दमदमा की बात करता हूं मैं। देखिए मैंने बात कर ली आपकी बेलन घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज, बेलन नदी, टोंस नदी, जो टोंस नदी है, टोंस नदी की एक सहायक नदी है बेलन। तो बेलन के बारे में मैंने बात कर ली, और बेलन के बारे में बात कर ली मैंने, और बेलन नदी घाटी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की, वो आपके कहां पर है? प्रयागराज में। मैंने बता दिया। प्रयागराज में एक और स्थल था चौपानी मांडो, चौपानी मांडो को मैंने बता दिया। चौपानी मांडो
का जो स्थान है वो बेलन नदी घाटी के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं आपकी किसकी, दमदमा की बात कर लेते हैं। जो तीसरा स्थान है आपका दमदमा, मैं बात करता हूं तीसरे स्थान दमदमा की। तो दमदमा में हमें कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये कहां पर है आपका, प्रतापगढ़ में, मैंने बता दिया था ना, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहां पर है ये, वर्तमान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रदेश का ही इतिहास चल रहा है ना, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिला है, समाधान। यहाँ पर दमदमा में 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने, 41 समाधान, और 41 समाधान प्राप्त हुए हैं कहां पर, आपके दमदमा में। इसके साथ में ही कुछ एवं कुछ गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए यहाँ से, कुछ गर्त चूल्हे भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए बात यह है, 41 समाधान, और 41 समाधान हमारे उत्तर प्रदेश में अन्य किसी भी उसमें नहीं मिले हैं। यहाँ पर एक अजीब सी बात यह है कि एक ही जगह पर 3 मानवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्या, एक ही स्थान पर, ऐसे लिख लीजिए आप, एक ही स्थान पर 3 लोगों का समाधान, 3 लोगों का समाधान यहाँ पर इसका साक्ष्य आपको मिलता है। क्योंकि आप जब जानते हैं कि जो 3 लोगों का समाधान है, वो 3 लोगों का समाधान कैसे मिलता है। आप लोगों को कुछ बाहरी आवाज सुनाई दी होगी, कुत्ते बाहर है जो भौंक रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें मतलब नहीं है, सीधी बात है, पढ़ाई से मतलब है। तो हमने आपको क्या बताया, एक ही स्थान पर 3 लोगों का समाधान जो किया गया है, कहां पर, आपका दमदमा में किया गया है। तो दमदमा में ये साक्ष्य आपको मिलता है, और ये दमदमा वर्तमान में मैंने बता दिया प्रतापगढ़ में है, ठीक है। एक फैक्ट और नोट कर लीजिए आप, यहीं पर या कहीं पर भी एक स्थान है लेखिया। तो लेखिया में क्या है, लेखिया में सबसे ज्यादा जो कंकाल है ना, सबसे ज्यादा कंकाल मिले हैं लेखिया। एक स्थान है, नाम है क्या, लेखिया। लेखिया में क्या है, लेखिया में सर्वाधिक क्या मिले हैं आपको, सबसे ज्यादा 17 कंकाल मिले हैं। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, 17 कंकाल आपको कहां पर प्राप्त हुए हैं, लेखिया में, याद रखना है। 17 कंकाल, सर्वाधिक 17 कंकाल कहां पर, लेखिया में प्राप्त हुए हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी जरूरी है कि हाँ, किस निम्नलिखित में से किस स्थान से 17 कंकाल तंत्र जो है प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा सवाल बन सकता है, तो वो हो गया आपका लेखिया। और लेखिया आपका कहां पर है, प्रयागराज में। कहां पर, प्रयागराज में ही है आपका, ये भी लेखिया भी प्रयागराज लिख लीजिए, ठीक। तो ये है आपका प्रयागराज। तो आज की क्लास कैसी लगी, और थोड़ी बहुत स्पीड पकड़ रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और आगे ऐसे ही चलेंगे, बढ़ाएंगे भी, और थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएंगे और अपने आप को आगे करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, आप सभी लोग बताएंगे। और जो वीडियो है आपका, वो वीडियो आपका अपना है, आपका अपना चैनल, इसीलिए मैं बोलता हूं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है, क्योंकि ये सभी का चैनल है, ऐसे लोगों का चैनल है जहां पर लोग बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा पा सकें, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, और जो चीजें उनको नहीं पता है वो भी जान सके, और जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आपस में शेयर कर सकें, और लोगों के साथ में साझा भी कर सकें। आप पढ़ने के बाद में पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें मैं दे रहा हूं आपको, ये चीजें यूट्यूब पर शायद ही किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हूं, शायद, मैं शायद ही बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने सर्च किया था उत्तर प्रदेश, तो उसमें आता था क्या, उत्तर प्रदेश में पीपीटी आती थी, पीपीटी लेकर के पढ़ाया जाता था, और पढ़ाने के साथ में कुछ चीजें बताई जाती थी, कुछ चीजें छोड़ दी जाती थी, कोई मतलब नहीं था, आप नोट्स बना रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं।
लेकिन अगर आप पेड बैचों में, पेड क्लासों में शायद क्लास किए होंगे तो शायद ही ऐसा कंटेंट मिला हो। मुझे नहीं पता मिला कि नहीं मिला, लेकिन मैंने पेड क्लास कभी ज्वाइन नहीं की, मतलब इसकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की कभी नहीं। देखिए, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप इसको देख सकते हैं कि मतलब किस रेफरेंस में कैसे चल रही है क्लास। इस चीज़ को आप खूब अच्छे से देख लीजिए, जान लीजिए और अपनी क्लास में आगे बढ़ते रहिए। यही आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।